आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो कई सालों से डर और दहशत में जी रहा था। वो गांव था भूलपुर। कहने को तो ये एक साधारण गांव था, जहां शाम होते ही झींगुरों की आवाज गूंजने लगती थी। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में स्थित वो विशाल तालाब साधारण नहीं था। वो कोई आम तालाब नहीं था। गांव वाले उसे कहते थे सफेद तालाब, क्योंकि चांदनी रात में उसका पानी दूध जैसा सफेद चमकता था। पर उस सफेदी के नीचे जो काला सच छिपा था, उसने कई माताओं की गोद सूनी कर दी थी। आर्यन गांव का रहने वाला एक होनहार, शरारती लेकिन ईमानदार लड़का था। उम्र ज्यादा नहीं, करीब 10-12 साल। उसकी माँ उसे रोज समझाती थी, बेटा आर्यन, तालाब की तरफ मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। आर्यन जब भी वजह पूछता, माँ बस इतना कहती, वहां चुड़ैल रहती है। जो भी शाम के बाद तालाब के पास जाता है, वो या तो लौट कर नहीं आता या फिर बदल जाता है। आर्य भी ये बातें सुनकर चुप तो हो जाता, लेकिन मन ही मन तालाब के रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन दोपहर को आर्यन अपने गांव के दोस्तों के साथ बैठकर गपशप मार रहा था। तभी अचानक उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। मेरी माँ मुझे तालाब की तरफ जाने से मना करती है, कहती है वहां चुड़ैल रहती है। ये सुनकर उसका दोस्त मोनू बोला, अरे मेरी माँ भी यही कहती है, बोलती है कि जो तालाब के पास गया वो या तो गायब हो गया या चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर आर्यन हंसते हुए बोला, चलो आज वहीं खेलने चलते हैं, देखते हैं ये बात सच है या झूठ। ये सुनते ही मोनू घबरा गया, नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, माँ ने मना किया है। आर्यन और रवि दोनों एक साथ हंस पड़े। अरे ये कितना बड़ा डरपोक है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, चल चलते हैं। थोड़ी बेइज्जती, थोड़े दोस्तों के ताने और आखिरकार मोनू भी मान गया। अब तीनों दोस्त हंसते बोलते तालाब की तरफ चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि जिस जगह को वो खेल का मैदान समझकर जा रहे थे, वहां कोई उनका इंतजार कर रहा था। तालाब की तरफ जाते हुए रास्ता अचानक ठंडा होने लगा। पेड़ों की छायाएं कुछ ज्यादा ही लंबी दिखाई देने लगीं। तीनों दोस्त तालाब के किनारे पहुंच गए। शाम ढलने लगी थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। तालाब के पास की जमीन थोड़ी नम थी, चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। आर्यन बोला, चलो यहीं खेलते हैं। खेलते खेलते अंधेरा होने लगा। झाड़ियों में पत्ते खड़कने लगे, हवा अब ठंडी लगने लगी थी। तभी अचानक आर्यन की तरफ से आवाज आई, आह! दोनों दोस्त भागकर उसके पास पहुंचे। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, आंखें आधी बंद और सांस बहुत तेज। आर्यन, बोल, क्या हुआ तुझे? दोनों घबरा गए। उन्हें मां की कही बातें याद आने लगीं। तालाब, चुड़ैल, डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद अचानक आर्यन जोर से हंस पड़ा। अरे डर गए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों कितने फट्टू हो। मोनू की शक्ल तो देख, पूरे 12 बज गए। दोनों दोस्तों ने गुस्से में उसे देखा। साले, जान ही निकाल दी तूने। ऐसा मजाक दोबारा किया ना तो बहुत पीटेंगे। तीनों बिना कुछ बोले चुपचाप अपने अपने घर की तरफ लौट गए। तालाब वहीं था, शांत, जैसे कुछ देख लिया हो और कुछ छुपा लिया हो। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ पीपल के पत्तों से टकराती हवा एक डरावनी सरसराहट पैदा कर रही थी। अचानक आर्यन की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में धीरे से फुसफुसा रहा हो, आर्यन, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूं, चलो खेलने चलें। वो आवाज बहुत मीठी थी, जैसे शहद में लिपटी हुई कोई छुरी। आर्यन सम्मोहन की हालत में उठा। उसके पैर भारी थे, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। वो घर का पिछला दरवाजा खोलकर सीधे तालाब की ओर चल पड़ा।
जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तो उसका वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। तालाब का पानी एकदम स्थिर था, जैसे कोई दर्पण। तालाब के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। हाँ, एक औरत, और वो भी पानी के ऊपर। उसने सफेद रंग का फटा हुआ लिबास पहना था। उसके बाल इतने लंबे थे कि पानी की सतह पर तैर रहे थे। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। कौन हो तुम? आर्यन की आवाज कांप रही थी। वो औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे लगातार पानी बह रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे और वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी और पीली थीं। मैं तुम्हारी मां हूं ना? आओ, मेरे पास आओ। उसने बिल्कुल वही आवाज निकाली जो आर्यन की मां की थी। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे। अचानक तालाब के पानी से ढेरों काले हाथ निकले। वे हाथ इंसानी नहीं थे, वे हड्डियों के ढांचे जैसे थे। उन्होंने आर्यन की टांगों को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे पानी की ओर खींचने लगे। आर्यन चिल्लाया, बचाओ मां, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। चुड़ैल अब उसके बिल्कुल पास थी। उसके शरीर से सड़ते हुए मांस और तालाब की काई की भयानक बदबू आ रही थी। उसने आर्यन के गाल को अपनी बर्फ जैसी उंगलियों से छुआ और फुसफुसाकर कहा, इस तालाब को हर साल एक नई रूह चाहिए और इस बार तुम मेरी पसंद हो। छपाक! एक जोरदार आवाज के साथ तालाब का पानी ऊपर उछला और फिर सब कुछ शांत हो गया। चांदनी फिर से पानी पर चमकने लगी, जैसे कुछ हुआ ना हो। सूरज तो निकला, लेकिन भूलपुर की गलियों में वो रौनक नहीं थी। आर्यन के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई थी। आर्यन के माता पिता उसे तलाश करते करते पूरी तरह टूट चुके थे। आंखों में नींद नहीं, आंसुओं में सूखापन। तभी आर्यन के दोस्त वहां आ पहुंचे और उन्होंने कल तालाब पर खेलने जाने वाली बात बता दी। ये सुनते ही रब्बी और मोनू के मम्मी पापा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दोनों को बहुत धमकाया। मना किया था ना वहां जाने से, फिर भी गए क्यों? डर, पछतावा और अपराध बोध तीनों बच्चों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी गांव के सभी लोगों ने तालाब पर जाने का फैसला किया। लेकिन तालाब पर जाने से पहले सबने तय किया कि बिना मुखिया के जाना ठीक नहीं होगा। सब गांव के मुखिया के घर पहुंचे और पूरी बात उन्हें बताई। मुखिया ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, चलो तालाब पर। जब सब लोग तालाब पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तालाब के किनारे आर्यन की चप्पल पड़ी हुई थी, लेकिन आर्यन का कुछ भी अता पता नहीं था। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। अब वो जिंदा नहीं होगा। आर्यन के मम्मी पापा का रो रोकर बुरा हाल था। मां जमीन पर बैठकर बेहोश सी हो गई और पिता बस तालाब को घूरते रहे। गांव वाले कहने लगे, चलो अब यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। लेकिन आर्यन के पापा नहीं माने। उनकी आवाज फट गई, मैं अपने बेटे को यहां छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे बेटे को इसी तालाब से ढूंढ कर निकालो। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार फैसला हुआ कि गांव के कुछ नौजवान तालाब में उतरेंगे और आर्यन की लाश ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कुछ नौजवान तालाब में उतरने लगे, मुखिया अचानक चीख पड़ा, वहां मत जाओ। ये पानी अब सिर्फ पानी नहीं रहा, ये मौत का दलदल बन चुका है। तभी भीड़ को चीरते हुए बूढ़े काका सामने आए। गांव में उन्हें सब पागल समझते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में जो गंभीरता थी, उसने सबको चुप कर दिया। उनके हाथ में एक पुरानी लोहे की छड़ी थी जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। काका ने थरथराती आवाज में कहा, वो लौट आई है। 30 साल पहले उसने जो प्यास अधूरी छोड़ी थी,
अब वो आर्यन के खून से बुझाना चाहती है। सबने घेरा बनाकर काका को सुना। काका ने बताया ये चुड़ैल कोई बाहर की बला नहीं, बल्कि इसी गांव की सावित्री थी। सावित्री, जिसका दोष सिर्फ इतना था कि वो बहुत खूबसूरत थी और उस पर गांव के ताकतवर जमींदार की बुरी नजर थी। जमींदार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सावित्री उसके चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। उसने साफ मना कर दिया। जमींदार की लाख कोशिशों के बावजूद इसी वजह से जमींदार ने उस पर डायन होने का झूठा इल्जाम वाले लगा दिया। जमींदार से डरते थे और उसी डर की वजह से पूरे गांव ने मिलकर सावित्री को इसी तालाब में डुबोकर मार डाला। मरते वक्त सावित्री की आखिरी चीख आज भी इस पानी की गहराई में दफन है। मैं वापस आऊंगी और जब आऊंगी तो तुम्हारा वंश और ये पूरा गांव दोनों को इस पानी में डुबो दूंगी। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर घर के बाहर दिए जला दिए गए, दरवाजों पर नीम के पत्ते लटका दिए गए। लेकिन भूलपुर के चौकीदार मंगल की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मंगल अपनी लाठी बजाते हुए तालाब से थोड़ी दूर पहरा दे रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसे पीछे से देख रहा है। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दोबारा मुड़ा, उसके होश उड़ गए। तालाब की तरफ से एक नन्ही बच्ची दौड़ती हुई आ रही थी। वो हूबहू मंगल की बेटी जैसी थी, जो 2 साल पहले बीमारी से मर चुकी थी। बापू, देखो, मैं वापस आ गई। वो बच्ची हंसी, लेकिन उस हंसी में मासूमियत नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी। मंगल का दिमाग जानता था ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक पिता का दिल हार गया। गुड़िया, बेटा, तू? वो बच्ची तालाब की सीढ़ियों की तरफ भागी। मंगल पागलों की तरह उसके पीछे भागा। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, वो बच्ची गायब हो गई। मंगल ठिठक गया। अचानक तालाब के बीच से सफेद लिबास वाली सावित्री ऊपर उठी। उसकी गर्दन अजीब तरह से 180 डिग्री पर मुड़ी हुई थी। उसने अपनी लंबी सड़ी हुई जुबान बाहर निकाली और फुसफुसाई, तुम्हारी बेटी अकेली थी, उसे एक पिता की जरूरत है। इससे पहले कि मंगल चीख पाता, पानी के अंदर से एक विशाल लहर उठी और उसे खींचकर अंदर ले गई। मंगल की लाठी किनारे रह गई, जो सुबह तक पानी में तैरती रही। सुबह गांव वालों ने मंगल को ढूंढा। उसकी बॉडी नहीं मिली, बस उसकी लाठी तालाब में तैर रही थी। अब गांव का मंजर और भी भयावह हो चुका था। मंगल की मौत ने साफ कर दिया था, सावित्री अब रुकने वाली नहीं है। और वही मुसीबत आर्यन को भी तालाब के अंदर ले गई थी। मुखिया ने तय किया, अब शहर से किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन शहर जाने वाला रास्ता भी उसी तालाब के किनारे से होकर जाता था। दोपहर के वक्त गांव के 3 बहादुर लड़के राघव, समीर और विक्की मोटरसाइकिल पर शहर के लिए निकले। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, अचानक घना कोहरा छा गया। दोपहर के 2 बजे, शाम के 7 बजे जैसा अंधेरा। राघव ने अचानक ब्रेक मारे। सड़क के बीचों बीच एक लाल रंग की गठरी पड़ी थी। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? विक्की नीचे उतरा और गठरी को छुआ। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी चीख निकल गई। अंदर गांव के मंदिर के पुजारी का कटा हुआ सिर था और उसकी आंखें अब भी हिल रही थीं। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, कहां जा रहे हो? दावत तो अभी शुरू हुई है। तीनों ने पलटकर देखा। तालाब का पानी सड़क पर आ चुका था और उसमें हजारों काली परछाइयां तैर रही थीं। सावित्री हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से 1 फीट ऊपर थे और उसके नाखूनों से काला खून टपक रहा था। कोहरा इतना घना था कि अपनी उंगलियां तक नहीं दिख रही थीं। राघव ने बाइक को पागलों की तरह किक मारी, लेकिन इंजन ने जैसे जवाब दे दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। धक 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 धक। तभी विक्की जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पथरा गई थीं।
वो पीछे की ओर खिसका, लेकिन उसके हाथ किसी चीज से टकराए। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। तालाब का पानी उबल रहा था और उस उबलते पानी से एक एक करके वो लोग बाहर निकल रहे थे जो सालों पहले उसमें डूब चुके थे। उनकी खाल गल चुकी थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और वे सब एक ही सुर में बुदबुदा रहे थे, हमारे साथ आओ, यहां बहुत ठंड है, हमारे साथ आओ, यहां बहुत ठंड है। समीर ने चीख कर कहा, भागो, जंगल की तरफ भागो। तीनों लड़के सड़क छोड़कर झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से सावित्री की वो भयानक हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जो कानों के पर्दे फाड़ देने के लिए काफी थी। दौड़ते दौड़ते वे गांव के पुराने शमशान घाट के पास पहुंच गए। वहीं एक पुरानी कुटिया खड़ी थी, बूढ़े काका की कुटिया। तीनों डरते हांफते हुए कुटिया के अंदर घुसे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था। तभी कोने से एक भारी आवाज आई, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। वे बूढ़े काका थे, जमीन पर बैठे हुए कोयले से जमीन पर अजीब अजीब घेरे बना रहे थे। राघव हांफते हुए बोला, काका, वो हमें मार डालेगी, वो सबको मारना चाहती है। काका ने सिर उठाया, उनकी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ मारना नहीं चाहती, वो तुम सबकी रूहों को गुलाम बनाना चाहती है, ताकि वो उस जमींदार के खानदान को तबाह कर सके जो आज भी इस गांव के ऊंचे बंगले में रहता है। काका ने बताया, जमींदार का पोता विक्रम आज रात शहर से लौट रहा है। सावित्री उसी का इंतजार कर रही है। अगर उसने विक्रम को पा लिया तो वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि पूरा भूलपुर एक कब्रिस्तान बन जाएगा। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, तो हम क्या करें? काका ने एक पुरानी धूल से भरी पेटी खोली। उसके अंदर एक पीतल का खंजर था। उस पर पुरानी भाषा में मंत्र खुदे हुए थे। इसे सावित्री के दिल में उतारना होगा, लेकिन याद रखना, उसका दिल उसके सीने में नहीं है। समीर ने निगलते हुए पूछा, तो फिर कहाँ है? काका की आवाज और धीमी हो गई। उस तालाब की गहराई में एक मूर्ति है जिसे वो मरते वक्त सीने से लगाए थी। उसका दिल उसी के अंदर है। तुम्हें तालाब में उतरना होगा। समीर और राघव ने खुद को संभाला। गांव को बचाने के लिए तीनों ने रात का इंतजार किया। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने चादर तानकर सो लिया हो। राघव, समीर और काका तालाब के किनारे पहुंचे। विक्की की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे कुटिया में ही छोड़ना पड़ा। तालाब का पानी आज बिल्कुल स्थिर और काला था, जैसे किसी के खून का इंतजार कर रहा हो। राघव ने खंजर थामते हुए कहा, मैं जाऊंगा। उसे आर्यन याद आ रहा था, उसका छोटा भाई। राघव ने पानी में कदम रखा। पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसे लगा हजारों हाथ उसे नीचे खींच रहे हैं। पानी के अंदर की दुनिया ऊपर से बिल्कुल अलग थी। डूबे हुए पेड़, टूटी नावें और वे लोग जो सालों पहले यहां मरे थे। सब खड़े थे, आंखें खुली और राघव को देख रहे थे। तालाब के बीचों बीच एक चमकती चीज दिखी, एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति। लेकिन तभी उसके पीछे एक साया उभरा, सावित्री। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे। अब वो इंसान नहीं, एक समुद्री दैत्य लग रही थी। उसने राघव का गला दबोच लिया। दम घुटने लगा, फेफड़े फटने को थे। तभी राघव ने देखा, सावित्री की कोख से नीली रोशनी निकल रही थी। वही उसका दिल था। राघव ने पूरी ताकत लगाई और खंजर उस रोशनी में घोंप दिया। धमाका! तालाब की लहरें 20 फीट ऊपर उठीं। सावित्री की चीख हर घर, हर दिल में गूंज गई। उसका शरीर राख बनकर पानी में घुलने लगा। कैद रूहें धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गईं। राघव बेदम होकर किनारे गिर पड़ा। काका ने उसे बाहर खींचा। सब शांत हो गया। लेकिन तभी समीर की नजर किनारे पड़ी। वहां आर्यन बैठा था, जिंदा पर बिल्कुल चुप। राघव दौड़ा, आर्यन छोटे। उसने उसे गले लगाया और ठिठक गया। शरीर बर्फ जैसा ठंडा था।
राघव ने आंखों में देखा, पुतलियां गायब थीं। आर्यन मुस्कुराया। भैया, वो चली गई, पर मुझे यहीं छोड़ गई, खेलने के लिए। तालाब में एक छोटा घेरा बना और आर्यन की परछाई में सावित्री का चेहरा दिखा। राघव कांप गया। काका, ये आर्यन नहीं है। काका की माला हाथ से गिर गई। अनर्थ हो गया। उसने अपनी रूह आर्यन के शरीर में डाल दी। गांव वालों ने समझा चमत्कार हो गया। मां ने आर्यन को गले लगा लिया, ये जानते हुए भी कि ये वही नहीं है। रात में आर्यन फुसफुसा रहा था। राघव ने पुकारा, आर्यन। गर्दन घुमी, चटक। खंजर मुझे नहीं रोक सका। अब मैं तुम्हारे घर में हूं। तभी अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। बाहर से तेज हवाओं के चलने की आवाज आई और पूरे गांव में कुत्तों के रोने का शोर मच गया। आधी रात को आर्यन चुपके से घर से निकला। उसकी चाल अब बच्चों जैसी नहीं थी। वो हवा में तैरते हुए सीधे उस ऊंचे बंगले की ओर बढ़ा, जहां जमींदार का पोता विक्रम गहरी नींद में सोया हुआ था। राघव और बूढ़े काका डरते हुए उसका पीछा करते रहे। बंगले के बड़े दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। पहरेदार सोए हुए थे, या शायद उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। विक्रम के कमरे में पहुंचकर आर्यन उसके बिस्तर के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। विक्रम की नींद खुली। कौन है? उसने घबराकर टॉर्च चलाई और सामने एक छोटे बच्चे को देखकर हैरान रह गया। बेटा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? तभी आर्यन के चेहरे पर एक डरावनी चमक आई। उसके नाखून अचानक लंबे और काले होने लगे। उसकी आंखें अब बच्चों जैसी नहीं रहीं, और फिर उसके मुंह से एक भारी ठंडी आवाज निकली। 30 साल का इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारे दादा ने मुझे जिस पानी में डुबोया था, आज उसी पानी की प्यास मैं तुम्हारे खून से बुझाऊंगी। विक्रम की सांस अटक गई। उसका शरीर डर से जड़ हो गया। जैसे ही आर्यन ने विक्रम पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, पीछे से एक मंत्र गूंजा। ओम नमः शंडिकाय। राख गिरी। सावित्री तड़पी। काका बोले, इसे बचाने के लिए किसी को मरना होगा। काका ने सच बताया। वही सिपाही थे जिसने सावित्री को धकेला था। सावित्री काका में समा गई। भाग राघव, पीछे मत देखना। और एक नीली तेज धमाका होता है। सुबह तालाब के किनारे काका की लाश मिली। गांव बच गया, लेकिन काका नहीं। आज भी तालाब में एक जलता दिया दिखता है। लोग कहते हैं कि वो काका की रूह है जो आज भी पहरा दे रही है, ताकि सावित्री फिर कभी बाहर ना आ सके। और कभी कभी आधी रात कोई बच्चा बड़बड़ाता है, पानी, मुझे पानी चाहिए। खौफ कभी मरता नहीं, बस सो जाता है।